हेलो एवरीवन, आज हम क्विज वन के लिए पीवाईक्यू देखेंगे। अगर आप क्वालिफायर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप टर्म एग्ज़ाम में हैं और क्विज वन फाउंडेशन लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो सितंबर टर्म का है 2024। जो सितंबर टर्म में क्वालिफायर हुआ था उसका ये सारा क्वेश्चन है। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे है। तो जब मैंने पीडीएफ देखा था तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बस इंस्ट्रक्शंस ही दिए हुए थे। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे भी सीरियल नंबर किया है, क्योंकि अगर मैं सीरियल नंबर चेंज कर देती तो फिर आपको डायरेक्ट फिर पीडीएफ से देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने सीरियल नंबर एज इट इज़ रखा है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट था, मैथ का था। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द पोलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1। यानी पी एक्स मेरे को ये दे रखा है एंड क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी हमें ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। और ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि ये क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही है। और वो जो बहुत सारा ऑप्शन वाला होता है उसे हम देखेंगे आगे क्या कहते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके लिखा हुआ आए मतलब कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको वही ढूंढना है। तो हम सबसे पहले अपना ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यानी इसमें कह रहे हैं कि अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो हमारा पी एक्स प्लस क्यू एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। यानी कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। तो हम सबसे पहले पी एक्स और क्यू एक्स निकाल ही लेते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन में अगर हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकालें तो क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं। पी एक्स प्लस क्यू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कुछ है ही नहीं तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस 100x प्लस 101x हो जाएगा, और इधर माइनस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो यहाँ पे हम x को इन्फिनिटी की तरफ डाल के ही देख लेते हैं। यहाँ पे x को जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे हम माइनस इन्फिनिटी क्यों रखेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी का होल क्यूब हो जाएगा इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 101 इंटू माइनस इन्फिनिटी और प्लस 4। ठीक है, तो हम किसी चीज़ का क्यूब करते हैं तो वही आ जाएगा। और इन्फिनिटी एक बहुत ही बड़ा नंबर है, अगर हम उसमें 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर तो बन जाएगा, पर यहाँ पे फिर से ये -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 101 इंटू माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 4, तो ये ओवरऑल क्या ही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस 4, यानी इतनी बड़ी इन्फिनिटी के नंबर में 4 को ऐड करके क्या ही करेंगे, तो काफ़ी छोटा नंबर है तो ये माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पर जो हमारा पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी अगर एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो सबसे पहले पी एक्स माइनस क्यू एक्स निकालते हैं। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या ही आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ख़त्म, जीरो, माइनस 3x स्क्वायर, और इधर माइनस एक्स स्क्वायर का कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर।
और फिर इधर प्लस 100x प्लस एक्स प्लस 100x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 99x -1 -5 -6। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी को पुट करते हैं तो ये -3 इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 99 इंटू इन्फिनिटी इंटू -6, तो वही माइनस, इसमें से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी -6, और ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या ही आएगा माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -6, और ये प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा -6। पर हमारा तो यहाँ बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगर कोई नॉर्मल अगर सॉल्व करता बच्चा 10th लेवल का तो ये ऐसे ही सॉल्व करता, पर इसमें ना एक थोड़ा सा एक और टर्म आता है कि देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी का स्क्वायर कर रहे हैं और हम यहाँ पे इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो वो एक कंपैरेटिवली बड़ा नंबर होता है, और यहाँ बस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे ग्लिच ये है कि हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर एक बड़ा नंबर है, और ये यहाँ पे हम बस एक इन्फिनिटी रखे हैं, ये 2 इन्फिनिटी है ये 1 इन्फिनिटी है, तो ये बड़ा है। तो इस कंडीशन में ऐसा में हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा साइन का तो हम हाईएस्ट डिग्री से चेक करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स स्क्वायर का, तो हम इसमें डाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, तो हम यहाँ पे -3 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओप्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा इंटू -3 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। बस हमें ना बस इतना ही चेक करना होगा, हमें बस हाईएस्ट डिग्री में ही पुट करके देखना पड़ेगा, और वो जो देगा वैल्यू वही सही होगा। हमें इस पूरा प्रोसीजर करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाईएस्ट डिग्री में चेक करें। तो यहाँ पे जब एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी को तो हमारा पी एक्स माइनस क्यू एक्स भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये बात सही है, यानी कि ये सही हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो हम इसको फिर से समझाते हैं एक दूसरे पेज में। तो हमारा जो भी हम जो टर्म देखते हैं ना वो हाईएस्ट डिग्री पे देखेंगे। इसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा इक्वेशन अगर कोई ये है 3x² + 5x + 7, तो अगर हमें साइन चेक करना है इन्फिनिटी मतलब कुछ एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वाला, तो हम बस क्या करेंगे जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है x² का हाईएस्ट डिग्री है, तो हम बस हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। जो साइन यहाँ से आ जाएगा वही फाइनल साइन होगा हमारे फंक्शन का। तो यहाँ पे x की जगह हम इन्फिनिटी देखेंगे, 3x² में इन्फिनिटी का स्क्वायर डालेंगे तो ये क्या इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी पॉजिटिव ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो यानी हमारा जो ये पूरा पूरा टर्म में अगर हम इन्फिनिटी रखते तो ये पूरा टर्म भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता। बस इतना ही था ये कॉन्सेप्ट। फिर अगर हम पिछले पेज पे जाएं और क्वेश्चन नंबर सी देखें, 5px टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारा x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 5px किसकी तरफ टेंड करेगा। तो हमारा px क्या है x³ - 3x² + 100x, इसको हम आगे देखते हैं। सी px क्या है, px क्या है x³ - 3x² x³ - 3x² + 100x - 1 + 100x - 1। तो यहाँ पे हमें सी में क्या पूछ रहा है, जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो हमारा 5px किधर की ओर टेंड करेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम 5px निकाल लें तो क्या आएगा 5x³ - 15x² + 500x - 1। तो हम इसमें
अगर हमें चेक करना है एक्स टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी के की तरफ, तो हम एक मेथड ये होगा कि हम सारे में माइनस इन्फिनिटी को रखें, इसका क्यूब करें, माइनस इन्फिनिटी को इसका स्क्वायर करें, फिर यहाँ माइनस इन्फिनिटी रख के इसे मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना उसी पे साइन चेक हो जाता है। तो हम डायरेक्ट हाईएस्ट डिग्री उठाते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है हाईएस्ट डिग्री, तो उसमें हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी उसका क्यूब इंटू 5 क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का क्यूब करते हैं तो 3 बार हम माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। तो ये किसी चीज़ का क्यूब क्या होता है डायरेक्ट फिर वही नेगेटिव साइन आ जाता है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब हमारा एक्स टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारा पी एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, पी एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल्दो हमें ये ऑप्शन मिल चुका है कि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, हमें वो ऑप्शन मिल भी चुका है। पर आगे हम देख लें, हम सी नंबर भी देख लिए हैं, और वैसे ही आप डी नंबर भी चेक कर सकते हैं, इजी ही होगा, इजी ही है। आप इसे भी चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग ही आएगा, क्योंकि एक ही सिलेक्ट का ऑप्शन था। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कंसीडर अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 0.3 x³ x² -1 x-2 का होल स्क्वायर x-3 एंड द फ्लोइंग फिगर। यानी मेरे को ये इक्वेशन दे रखा है और हमें बताना है कि इस इक्वेशन का ये सब में से कौन सा कर्व प्लॉट होगा। तो सबसे अगर हम अच्छा मेथड देखें तो हम सबसे पहले इसका रूट रूट देख लेते हैं। रूट यानी कि ये कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को काटेगा, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे होगा। तो हम इस पूरे इक्वेशन को इक्वल टू 0 की तरफ रखेंगे, तो हमारा जो रूट आएगा तो क्या आ जाएगा, एक एक यहाँ पे क्या है 0.3 x³ x² -1 को हम लिख सकते हैं x+1 x-1, और x-2 का होल स्क्वायर है, फिर x-3 है, ये इक्वल टू 0। तो हाँ, ये इस 0 कब होगा, तो इसका रूट निकालने हम तो सीखे हुए हैं। तो इसका रूट क्या क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये इसका रूट होगा, यानी यहाँ इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा। तो हम देखते हैं कब कट करेगा कब टच करेगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, तो अगर हमारा जो ये इक्वेशन है ये इस पे ऑड डिग्री है, अगर ऑड डिग्री होगा तो वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, कट एक्स एक्सिस। और अगर इवन डिग्री होगा तो क्या करता है, टच करता है, टच एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, x-2 का होल स्क्वायर है, यानी कि जब x इक्वल टू 2 होगा तो वहाँ पे x एक्सिस को क्या करेगा, टच। इस कंडीशन में क्या होगा, टच। फिर यहाँ पे x-3 पे पावर कुछ नहीं तो यानी 1 है, यानी यहाँ पे क्या होगा, कट करेगा x एक्सिस को। और यहाँ पे x+1 और x-1, तो इस दोनों में भी इसमें क्या करेगा, कट, इसमें भी कट करेगा, बस 2 पे क्या करेगा, टच। देखते हैं क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक कंडीशन टच का है, तो टच पे चेक करते हैं। लेकिन फर्स्ट फिगर में क्या कर दिया, तो कट कर दिया, लेकिन टच करना था। टच यानी कि जस्ट ग्राफ छू के ऐसे करके छू के चला जाएगा। यहाँ भी ये एक्सेस को कट कर दिया तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ देखिए सही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, कटने की ऐसे टच करके चला गया, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को टच करके गया है, तो ये भी हो सकता है। पर अब ये होगा कि ये होगा, ये हमें पता करना है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे अगर हम 0 पे यहाँ फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम पी एक्स को 0 पे देखें।
पी जब हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो पी 0 कितना आएगा, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 0 इंटू 0 इंटू -1 इंटू फिर 0 -2 का स्क्वायर, कुछ भी हो उस 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो आएगा। यानी कि जब हम इस फंक्शन में 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, यानी कि यहाँ 0 से पास होना चाहिए हमारा ये फंक्शन का ग्राफ। तो ये भी 0 से पास हो रहा है, ये भी 0 से पास हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो इक्वेशन है ये अपवर्ड जैसा है और ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से है। हमारा जो x है यहाँ पे कहीं भी हमारा जो x का कोफिशिएंट यहाँ देखें तो x क्यूब है, x स्क्वायर है, x x-2 का होल स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर ही आएगा, फिर x है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे ना तो हमारा x का जो आएगा कोफिशिएंट आगे में, ये डिग्री कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 तो 7 1 8 x⁸8। ये जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो इसका जो कर्व होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे नीचे से शुरू हो रहा है। तो हमारा ये वाला जो होगा ना ये सही होगा, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड था। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if alpha and beta are the roots of equation x squared plus 4x plus 1 equal to 0, then the equation whose roots are alpha square and beta square। तो इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखा है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका रूट्स जो है, दो रूट्स है इसका, इस किसी भी क्वाड्रेटिक का दो ही रूट होता है। अल्फा, यहाँ पे हम अल्फा बीटा एज्यूम किए हैं, ये दोनों वेरिएबल है और हमें बताना है कि वो इक्वेशन हम मेरे को बताना है जिसका रूट्स क्या है। मेरे को इसमें से वो इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि कोई एक ऑप्शन सही है, बाकी सारा रॉन्ग है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है पहले कोई सोचे कि हम रूट्स निकाल लेते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम रूट्स निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो हम रूट निकालें तो ये डायरेक्ट तो निकल नहीं रहा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं -4 -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये वाला फॉर्मूला था ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर करेंगे तो 16 -4ac यानी कि 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, -4 प्लस माइनस √12/2। तो यहाँ पे इरेशनल रूट आ रहा है और फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। जो मेरे को सही लगा मेथड वो ये होगा कि हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे b/a क्या हो जाएगा, 4/1 यानी कि 4, और c/a क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1। तो हम यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। तो मेरे को क्या निकालना था, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसका रूट है, मेरे को ये निकालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम आगे स्लाइड कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ओ आगे भी स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2ab का हम निकालें ना, क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, 1, तो 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 2 यानी कि 14। तो मेरे को सम ऑफ रूट्स निकल गया। और यहाँ पे अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और यहाँ पे
सबका जो बी है ना वो डिफरेंट दे रखा है, ये 18 10 8, तो हम 90 इसी से पता कर लेंगे। तो यहाँ पे 14 आया सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे माइनस बी बाय में यहाँ पे ये 14 है, तो बस यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है ना। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 14, तो बस यही ऑप्शन था। तो आगे देखते हैं आगे आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, हमें सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। सपोज ए इज द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 20, बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 30 which are divisible by 5. Consider the following relation from A to B. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट ए क्या है। सेट ए, यहीं पे लिखते हैं ए क्या है, ए सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7, कहाँ तक जाना है, लेस देन और इक्वल टू 20, 20 तो ऑड नंबर है नहीं, तो कहाँ तक जाएगा 19 तक। बी देखें, बी इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 30 और डिविजिबल होना चाहिए 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25 और 30, तो हमारा ये आ गया। सेट ए में ये है, सेट बी में ये सारा एलिमेंट है। तो हमें रिलेशन दे रखा है ए से बी में, तो अगर कोई रिलेशन ए से बी में है तो हमारा जो भी एलिमेंट होगा ना, वो उसका फर्स्ट जो होगा वो हम ए से लेंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हम बी से सिलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं R1 क्या कह रहा है। R1 कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू ए सच डैट, ए बिलोंग कर रहा है ए से, बी बिलोंग कर रहा है बी से, ए इज ए फैक्टर ऑफ, यानी ए में जो हम रखेंगे वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी में जो रखेंगे वो बी का एलिमेंट होना चाहिए, सच डैट ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, यानी ए इज फैक्टर ऑफ बी है, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो मैंने देखा है कि ये जो फैक्टर होता है ना, इसमें बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है, हालांकि ये इजी है, सब बोलते हैं इजी है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन सभी को होता है। तो हम इसे थोड़ा सिंपलर वे में समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। इसका कहने का मतलब क्या है, जब हम 4 को सिंपलर वे में लिखेंगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो उस 4 को जब हम सिंपलर वे में लिखेंगे तो उसके अंदर 2 एक एज ए नंबर आएगा। यही कहना होता है फैक्टर का, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि जब हम 4 को तोड़ेंगे तो उसमें 2 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। जब हम 4 को, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, मतलब कि जब हम 4 को ब्रेक करेंगे ना तो उसमें 2 आएगा। तो उसी से देखते हैं, यहाँ पे क्या करा है, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, यानी कि जब हम बी को ब्रेक करेंगे ना तो उसमें ए आएगा। तो बी को ब्रेक करेंगे तो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू ए, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, ये वर्सेटाइल है ये। तो जब हम बी को ब्रेक करेंगे तो उसमें एक ए आएगा। ठीक है, अभी इतना होल्ड ऑन करते हैं। फिर R2 क्या है, R2 है ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए प्लस बी mod 15 equal to 0. Which of the following statements are correct? 6,14 is an element in R2. R2 is not symmetric. R1 is transitive. R2 is reflexive. तो हमारा सब R2 में ही है सारा ऑप्शन, बस एक ऑप्शन R1 के लिए पूछा गया है, तो हम पहले इसे सॉर्टेड कर लेते हैं। तो इसे हमें पूछा गया कि R1 इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव देखते हैं। तो अगर ट्रांजिटिव उसको कहते हैं कि अगर हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है हमारे R1 से, और बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है R1 से, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए R1 में। ठीक है, इसी को ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो हमारा, तो जब हम यहाँ पे ए और बी के रिलेशन में देख रहे हैं तो क्या बोला गया था कि ए जो होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए बी का, और बी और सी में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे,
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? ए इज फैक्टर ऑफ बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है बी इज अ फैक्टर ऑफ सी और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है सी इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे टू इज अ फैक्टर ऑफ फोर, यानी कि फोर के टेबल में हम टू देखेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, ये वाला तो क्या है, इस स्केच बदल ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि जब हम बी को तोड़ेंगे तो उसमें ए आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये बी इज अ फैक्टर ऑफ सी, यानी कि जब हम सी को तोड़ेंगे तो उसमें बी आना चाहिए। एक बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, इंटू बी। और हम बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन इंटू ए। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या क्या कहता है, सी इज अ फैक्टर ऑफ ए, यानी कि जब हम नहीं, ओ सॉरी, ए इज अ फैक्टर ऑफ सी। तो हम इसमें क्या कहा जाएगा कि जब हम सी को तोड़ेंगे तो उसमें ए होना चाहिए। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों एक जैसा ही तो है। जब हम सी को तोड़ रहे हैं तो ए तो आ ही रहा है, यानी कि दिस रिलेशन होल, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। सही है। तो अब हम R2 के बारे में देखेंगे। तो R2 क्या कर रहा है कि a प्लस बी मॉड 15 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि जब हम a प्लस बी को डिवाइड करेंगे 15 से तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। तो इस R2 के लिए तीन ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहला है 6,14 इज एन एलिमेंट इन R2। तो ए की जगह हम 6 रखेंगे और बी की जगह 14, यानी कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 20। 20 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है। अगर हम ऑप्शन 2 को देखें, R2 इज नॉट सिमेट्रिक, और ऑप्शन 3 तो हमने चेक कर लिया था, ये ट्रांजिटिव है। R2 इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव वाला पहले चेक कर लेते हैं। 4, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, ए कोमा ए हमारे फंक्शन को बिलोंग करना चाहिए, यानी हमारे रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए ये R2 को। तो देखते हैं, तो हम इसमें एलिमेंट कहाँ से लेंगे, ए से। तो ए कोमा ए बिलोंग टू R2, एलिमेंट लेंगे ए से, तो हम सबसे पहला एलिमेंट लेके देखते हैं 1। तो 1,1 बिलोंग टू R2 करता है, पर हम देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 15, 2 डिवाइडेड बाय 15, क्या ये कभी जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो जीरो नहीं आएगा, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो अब एक ऑप्शन बचा है R2 इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हमारा एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं ए कोमा बी, तो एक ए कोमा बी मॉड 15 इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 15 अगर ज़ीरो है तो बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 15 भी ज़ीरो होना चाहिए। तो सही लग रहा है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल अगर हम लें तो क्या होगा, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं ए से हम ले लेते हैं 1 और बी से ले लेते हैं 5, पर ये तो नहीं होगा हमारा का, पहले क्या ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस बने, इसको भी इरेज कर देते हैं। दूसरा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें ए कोमा बी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यानी कि दोनों को ऐड करने पे 15 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी को जब हम डिवाइड करें 15 से तो इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो क्या लें, ए से ले लेते हैं 5 और बी से ले लेते हैं 15। 5 + 15 करेंगे तो आ जाएगा 20, नहीं होगा। तो हम क्या लेते हैं, 5 ए से ले लेते हैं 5 और बी से ले लेते हैं 15, हाँ तो सही होगा। 5 + 15 करेंगे, 5 + 10 ले लेते हैं,
5 + 10 ये डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। हाँ आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 15 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो अब देखते हैं बी कोमा ए भी डिवाइडेड करेंगे, बी कोमा ए को जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो ये 0 आता है कि नहीं देखते हैं, चेक करते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा हमारा 10,5। यहाँ हमारा ए और बी क्या था 5,10 था, तो ए कोमा 10,5 है। तो हमारा जो ए होना चाहिए ना, यानी कि अभी ये 10,5 है, पर हम इसे तो ए अगर हम ए देखें इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस प्रॉपरली। तो इसको इरेज नहीं हो रहा ये, चलो। तो अगर हम देखें 10,5 तो हमारा जब 10 है ना वो कहाँ से होना चाहिए ए से होना चाहिए। यहाँ पे हम बी कोमा ए लिख रहे हैं पर उसे हम लेंगे तो ए कोमा बी जैसा ही ना, यानी कि हमारा पहला एलिमेंट जो होना चाहिए वो ए से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए। और जब हम यहाँ पे ए का देखते हैं रेंज 135 आएगा ऑड, ए क्या यहाँ पे 10 इसमें आएगा, ए में क्या 10 आएगा, देखें ए क्या है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्या 10 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो ऑड इंटीजर ही नहीं है, तो ए में 10 नहीं आएगा। पर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 10,5 और 10 जो 10 है वो ए में तो आ ही नहीं रहा, इसीलिए ये जो होगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो होल्ड कर रहा है 5,10 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं ये कंडीशन लगा के तो 0 आ रहा है रिमाइंडर। पर जब हम 10,5 किए हैं तो 10 जो है वो ए को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि हमारा R2 इज नॉट सिमेट्रिक, R2 सिमेट्रिक नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक बार और रिपीट करके समझे, अगर समझ नहीं आया है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर टू, यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दिया गया इज और आर यानी एक या एक से ज़्यादा सही है। तो उसमें से पहला ऑप्शन है ए, इफ टी इज द सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, देन कार्डिनलिटी ऑफ द सेट टी क्रॉस टी इज 16। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वही होता है कार्डिनलिटी। जब हम टी क्रॉस टी एक रिलेशन बनाएंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, इसमें भी कितने होंगे 4 गुने की 4 यानी कि 16 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यहाँ पे ये दे रखा है 16, तो यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी सेट से हम कितने रिलेशन बना सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला था ना, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें से कितने रिलेशन आएंगे n क्रॉस n रिलेशन आते हैं ना, तो बस यही यहाँ पे लगाना था टी क्रॉस टी 16 एंड ये सही हो जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू 3x² - 18x + 20 इज -20। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसे हम डिफ्रेंसिएशन से भी बना सकते हैं, बट जो जनरल मेथड सिखाया गया था वो ये वीडियो में, तो हम जब देख रहे थे, जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ देख रहे थे ऐसे, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता था ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था -b/2a था ना, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला बस यही था, मिनिमम वैल्यू होता था। और ये भी एक यहाँ पे जो हमारा x² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो भी किसी यहाँ इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ऐसे ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता तब भी हम इस फॉर्मूले से दे सकते थे, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है ना, तो ये जो होता है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये मिनिमम नहीं होता, ये मैक्सिमम वैल्यू होता। तो ये दोनों फर्क हो जाता है, ये जब जब कोफिशिएंट x² का पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। जब यहाँ अगर कोफिशिएंट x² का नेगेटिव होता तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आता और ये यहाँ पे इसका क्या हो जाता मैक्सिमम वैल्यू होता। तो यहाँ पे मिनिमम नहीं पूछता, तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछता, तो ये ध्यान रखें। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा इस कंडीशन में -b/2 है, यानी कि यहाँ b क्या है 18 माइनस इंटू -18 अपॉन
2a यानी कि 2 × 3 क्या आ जाएगा 18/6 इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिखा है -20 तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर इंटीजर विथ a डज नॉट इक्वल टू 0 if b² - 4ac greater than 0 and a perfect square then there is exist a rational root of the quadratic equation। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारा जो रूट आएगा ना, हमारा रूट जो आएगा वो रेशनल रूट आएगा। तो जब हम फॉर्मूला देख रहे थे रूट निकालने का, तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a होता था ना। तो हमारा ये जो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि -b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि जब हम इसका रूट लेंगे ना तो ये 2 आ जाएगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है जब इसलिए है क्योंकि जब हम इसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जिसका जब हम रूट लें तो एक इंटीजर वाला नंबर आना चाहिए, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें भी यही बोला जा रहा है कि अगर हमारा b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा जो ये वाला टर्म होगा ना, ये रूट के अंदर जो टर्म है ये एक नंबर की तरह आएगा। मान लेते हैं वो एक नंबर 3 है, जस्ट मान लेते हैं, तो -b प्लस -3/2a हो जाएगा। तो हमारा जो रूट आएगा वो रैशनल रूट होगा, इरेशनल रूट नहीं होगा। यानी कि रूट इरेशनल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है -b प्लस माइनस √3/2 है, ऐसा कुछ रूट आ गया ना तो वो इससे इरेशनल रूट हो जाएगा। ऐसा रूट वाला वैल्यू ऐसे ही फंसा रह जाता है तो ये देखने में भी गंदा लगता है, तो ये इरेशनल रूट हो जाता है। जबकि अगर ये रूट वाला बाहर में निकल गया तो ये रैशनल रूट हो जाता है। और यही पूछ रहा है कि रैशनल रूट आएगा, हाँ आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन है ए लाइन विथ एन अनडिफाइंड स्लोप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन अगर अनडिफाइंड स्लोप है, अनडिफाइंड स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। और अनडिफाइंड कोई चीज़ कब होता है, जब वो मैथ में 1/0 की तरह हो। और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमारा tan थीटा अनडिफाइंड कब होगा, जब हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा 0। और cos थीटा कब 0 होता है, कौन सी डिग्री पे, cos 90 पे। जब cos 90 डिग्री होता है तब हमारा इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो अगर हम cos 90 को से प्लॉट करें, cos 90 यानी कि 90 डिग्री ऐसे करके, ये कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि एक लाइन जिसका स्लोप अनडिफाइंड होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हम अगर मान लेते कि ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो भी लाइन होगा जिसका cos 90 0 होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हाँ होगा, दिख भी रहा है कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। कि 90 डिग्री का हम लाइन कैसे खींचते हैं, थोड़ा सा हम अगर कलर चेंज कर लें तो हम 90 डिग्री का लाइन कैसे खींचते हैं, ऐसे स्ट्रेट खींचते हैं ना, ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री ऐसे होता है ना, ऐसे 90 डिग्री बनता है ना, 90 डिग्री cos 90 ऐसे होता है ऐसे। तो हाँ ये तो सही है, तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो इसमें कितना ऑप्शन सही होगा, ए सी और डी सही होगा, और बी नंबर गलत होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर किन्हीं को डी नंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम उनके लिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर ये साइन 0 होता है ना, साइन 0 होता है, साइन 90 होता है, कॉस 0 होता है, कॉस 90 होता है। जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं ऐसे एक, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो मैथ, अगर आप 11th 12th में या फिर 10th में भी आपने पढ़ा होगा तो हम ऐसे एक बनाते ना साइन डायग्राम, ऑल साइन 10 कॉस करके, ऑल साइन 10 कॉस करके। तो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 होता है, फिर यहाँ पे 360 होता है। तो अगर कोई बोल रहा है साइन 0 तो वो लाइन ना ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कलर चेंज करूँ तो मैं ऐसे बनेगा। यानी ये अगर हम एक्स वाई एक्सिस से देखें
अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगा, तो अगर कोई बोल रहा है 0 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे करके लाइन बनेगा, ऐसे करके लाइन बनेगा, ऊपर भी हो सकता है। और अगर कोई बोल रहा है कि 90 डिग्री है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, 90 डिग्री कैसे है, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल, तो ऐसे बनेगा। अगर कोई बोला 90 डिग्री, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को कन्फ्यूज़न रह गया था तो आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ये जो क्वेश्चन अब आएगा वो सारा होगा इंटीजर टाइप, यानी हमें सारा आंसर इंटीजर में देना है। अब सारा एमसीक्यू खत्म होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ कॉलेज ऑफ 500 स्टूडेंट्स, तो 500 स्टूडेंट का कॉलेज है, लेट मी चेंज द कलर, अंडरलाइन करते हैं, 500 स्टूडेंट का स्कूल कॉलेज है, जिनमें से 285 ने मैथ ले रखा है, 195 ने स्टैट ले रखा है, 115 ने इंग्लिश ले रखा है, 70 ने मैथ और स्टैट दोनों ले रखा है, 45 ने मैथ और इंग्लिश दोनों ले रखा है, 50 लोगों ने स्टैटिक और इंग्लिश दोनों ले रखा है, और 10 लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तीनों चीज़ ले रखा है, मैथ भी, स्टैटिक भी और इंग्लिश भी। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक नन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट। हमें ये बताना है कि कितने कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ, स्टैट और इंग्लिश में से कुछ भी नहीं लिया है। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, शायद आपने किया भी होगा, जब आप वीकली असाइनमेंट जमा कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। तो टोटल कितना है, 500 स्टूडेंट है, और फिर मैथ मैथ कितने ले रखे हैं, 285, और स्टैट कितने ले रखे हैं, 195, और इंग्लिश 115, और फिर मैथ एंड स्टैट 70, मैथ एंड इंग्लिश 45, स्टैट एंड इंग्लिश 50, और ऑल में है 10। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, ऐसे, कलर चेंज करते हैं, इसको कलर लेते हैं, ऐसे बनेगा। 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम ऐसे ना बनता है, ऐसे करके बनता है। तो इसमें हम ये जो है ये मेरे मैथ के लिए है, ये है स्टैट के लिए, और ये है इंग्लिश के लिए, और हमें बताना है, और एक सर्कल भी बना लेते हैं, घेरा, रेक्टेंगल बॉक्स। तो अगर हम सबको प्लॉट करें तो हमारे पास टोटल 500 है। अगर हम वेन डायग्राम से पता करना चाहें कि वो स्टूडेंट जो जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है वो कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ वाले सारे स्टूडेंट ने तो कुछ ना कुछ लिए रखा होगा, मैथ ले रखा होगा, यहाँ वाले ने तो दोनों ले रखा होगा, तो इसमें सारे स्टैट वाले ने ले रखा होगा, यहाँ पे इंग्लिश वाले ने सारा होगा स्टूडेंट, और ये जो बॉक्स है ये पूरा 500, ये सारा बॉक्स में स्टूडेंट मिला के कितना है 500। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे इस जगह पे, लेट मी चेंज कलर, वो सब इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ बाहर में, इस बॉर्डर पे आएंगे, मतलब इसमें आएंगे, ये अंदर में, ये जो यहाँ पे ऐसे करके, तो इतना मैं कलर नहीं कर सकती, तो इस जगह पे आएंगे। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने ना मैथ ले रखी होगी, ना साइंस ले रखी होगी, ना स्टैट ले रखी होगी, ना इंग्लिश ले रखी होगी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया होगा। तो बस मुझे यही कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसे रब कर देते हैं। उप्स, ये तो सारे कुछ ही रब हो गई, तो रब कर देते हैं, फिर से बना लेंगे।
तो हम सबसे पहले बनाए ये है मैथ, ये स्टैट और ये इंग्लिश। सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैथ की कितने बच्चों ने ले रखी है? 285। तो मैथ, ये अगर हम मैथ की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा जो सर्कल है जहाँ मैं ट्रेस कर रही हूँ, ये पूरा मैथ का है। कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छे से विजिबल होगा, फिर हम मिटा नहीं पाएंगे। इसी से काम चला लीजिए प्लीज़। ये जो मैंने सर्कल ऐसे ट्रेस कर रही हूँ, ये पूरा मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पूरा सर्कल ट्रेस करूँगी वो पूरे स्टैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऐसे इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे मिला के 285 है, इधर वाले में 195 है, और इधर वाले में 115 है। और मैथ और स्टैट 70। मैथ और स्टैट यानी कि ये वाला, ये मैथ और स्टैट, यहाँ पे वाले सारे स्टूडेंट होंगे मैथ एंड स्टैट वाले होंगे। ये टोटल मिला के 70 है। 70 ये पूरा मिला के है। मैथ और इंग्लिश यानी कि ये पूरा मिला, ये जो बन रहा है ना, ये पूरा मैथ और इंग्लिश का है। लेकिन इस जो ये पोर्शन है, इसमें ये वाला पोर्शन भी है, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होगा ना, इन्होंने मैथ भी ले रखी है, स्टैट भी ले रखी है और इंग्लिश भी रखी है, क्योंकि ये जो छोटा सा रीजन है ना, ये तीनों सर्कल में कॉमन है। लेकिन हमें तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश का दे रखा है, बस मैथ और इंग्लिश का दे रखा है। इसमें तो ये नहीं बताया कि इसमें जो तीनों सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है ये भी जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा क्या झोल होगा, इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना है। फिर स्टैट एंड इंग्लिश, स्टैट और इंग्लिश वाला ये सर्कल होगा, और ऑल वाला कितना है? 10। तो जो छोटू सा रीजन है ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका जो ये तो बहुत छोटू सा रीजन है, इसमें ना 10 स्टूडेंट है, ये 10 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, अब हम सारा अकॉर्डिंगली इसे फिल करते हैं। मैथ और स्टैट का कितना था? 70। मैथ और स्टैट ये वाला रीजन है, यानी ये पूरा मिला के 70 होना चाहिए। लेकिन ये छोटा सा रीजन क्या है? 10। तो 70 में से 10 हम घटाएंगे तो कितना होगा? 60। यानी जो वैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ और स्टैट ले रखी होगी ना, वो 60 होंगे। बाकी पूरा मैथ और स्टैट का तो ये वाला रीजन है ना, पूरा मैथ और स्टैट का ये पूरा मिला के 70 है। ये पूरा मिला के 70 हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो ऐसे सॉल्व करना है इसे। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार फिर से बैक जाके देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, ऐसा एग्जाम में आ जाता है। फिर क्या है? मैथ और इंग्लिश का 45। मैथ और इंग्लिश यानी ये पूरा मिला के 45 है पूरा, लेकिन इसमें तो 10 पहले से इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे कितना होगा? 35। स्टैट और इंग्लिश कितना? 50। 10 तो यहाँ पे पहले से है, तो इसमें कितना होगा? 40। तो फिर वैसे ही यहाँ पे ये मैथ का ना पूरा सर्कल है। अगर ये मैथ है तो ये मैथ का पूरा सर्कल मिला के 285 स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसमें 60 और 10 और 35 पहले से इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे बस मैथ का चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, तो कैसे आएगा? 285 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 35। तो ये मैथ ओनली का आ जाएगा डाटा, एम ओनली। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 180। वैसे ही जब हम फिर स्टैट का निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो भी हम कैसे निकालेंगे? 195 में क्या घटाएंगे? स्टैट में ये पूरा रीजन आएगा, तो इसमें पहले से 60 10 और 40 कितना? 70, और ये -40, -70 -40 कितना आ जाएगा? ये 85। वैसे ही हम फिर इंग्लिश का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो हमारे पास वैसे स्टूडेंट आ गए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो ले रखा है। ठीक है, अब ये बाहर वाला सर्कल कितना था? टोटल कितना था? 500। तो मेरे पास टोटल कितना था? 500। और वैसे बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो ले ही रखा है, वो सब कैसे आएगा? उसको हम क्या कहें, तो कुछ ना कुछ ले रखा है, एनी एनी से हम रिप्रेजेंट कर लेते, वो कैसे आएगा? वो होगा 180
प्लस 85, यानी ये जो नंबर है ना 180, 85, 40, 30, 35, 10, 60, इस सारों को जब हम ऐड कर लेंगे ना तो मेरे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो ले ही रखा है। तो डॉट डॉट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये पूरा ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 440 आएगा। और फिर हमें वो स्टूडेंट निकालना है जिन्होंने कुछ भी नहीं ले रखा है, तो हम इस दोनों को घटा देंगे। ये कौन स्टूडेंट है जिन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 500, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ ना कुछ तो ले ही रखा है वो है 450। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं ले रखा है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं, तो क्या हो जाएगा 500 माइनस वही 440, दैट कम्स आउट टू बी 60। बस यही है आंसर। तो आई होप समझ आया होगा, नहीं आया है समझ तो आप एक बार इसे रिवाइंड करके ज़रूर देखें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि यू हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग योर बाइक्स माइलेज रिसेंटली, यानी कुछ कहानी बनाया गया है। हेयर इज अ टेबल शोइंग 2 rows रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट पेड फॉर फ्यूल। एक अमाउंट पेड फॉर फ्यूल है in currency unit and the corresponding mileage in kilometer. Consider y as the amount paid and x the corresponding mileage in kilometer। यानी y हमें क्या लेना है, अमाउंट पेड को y लेना है, और जो x जो है वो माइलेज है किलोमीटर में, यानी ये x है। You noted the distance travel each time the fuel meter falls back to a fixed reference mark and predicted that the best fit line equation दे रखा है मेरे को, ये y इक्वल टू 4x प्लस 1 वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ SSE विथ रिस्पेक्ट टू द बेस्ट फिट लाइन। यानी मेरे को SSE पूछ रखा है, और जब SSE का फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो SSE का फॉर्मूला याद कर लें। SSE का फॉर्मूला ये होता था समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके जितना भी हमारे पास यूनिट है, यहाँ पे कितना यूनिट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 यूनिट है, तो हम 1 से लेके 5 तक ले जाएंगे। और फॉर्मूला था वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी, ये था फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दे भी रखा है, x का वैल्यू भी दे रखा है और y का वैल्यू भी दे रखा है, पर यहाँ पे ना घोलमोल करके दे रखा है, पहले y दिया देन x दिया। तो ये फंसाने का तरीका है। अगर कोई अच्छा से डाटा नहीं पढ़ता और इसको x मान लेता, इसको y मान लेता, फिर उसका तो आंसर भी गलत हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम में ये सब गलती हो सकती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि फिर यहाँ पे नहीं होगा जगह। तो नेक्स्ट पेज हमें ले तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y। तो x का वैल्यू है 20 और 80 था, पीछे देखें तो 20 80 15 60 16 60 15 60 16 60 2500 1458। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला था, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला हम लिख देते हैं, समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके 5, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 यूनिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट तक जाएगा आई हमारा। और फिर क्या होता है वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी का स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है ना, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है वाई आई माइनस एम एक्स आई से वाई, हमारा जो इक्वेशन भी था वो क्या था y इक्वल टू 4x प्लस 1। इक्वेशन मेरे को दे रखा था y इक्वल टू 4x प्लस 1। तो जब हम इसको ऐसे x को इधर लाएंगे और इसको भी इधर लाएंगे तो ऐसा ही बन जाएगा ना। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि फॉर्मूला SSC का क्या होगा, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, सबको ऐड करते जाते हैं। तो अगर हम SSC निकाल लें तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले होगा y1
माइनस ओ सॉरी y1 माइनस mx1 माइनस c प्लस y2 माइनस mx2 प्लस माइनस सी होगा, मैं प्लस लिख रही हूँ, प्लस लिखने का आदत है। mx2 प्लस y3 प्लस mx3 माइनस सी, फिर से सेम मिस्टेक, y3 माइनस mx3 माइनस सी प्लस y4 माइनस mx4 माइनस सी प्लस y5 माइनस mx5 माइनस सी। तो ऐसा हो सकता है कहीं आप जल्दी जल्दी में लिख रहे हो माइनस लिखा जाए प्लस, ऐसा एग्जाम में होगा, तो ध्यान रखते जाए इस बात का। तो अगर हम वैल्यू देखें, y1 कितना है, सबसे पहले 80 माइनस m कितना है मेरे पास 4 इंटू x1 क्या 20 माइनस c कितना है 1 प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ से देखते जाए वैल्यू ऊपर लिखते जाए 60 माइनस m कितना है 4 इंटू x2 15 माइनस 1 प्लस y3 का देखें तो y3 क्या है 60 माइनस 4 x3 क्या है x3 16 माइनस 1 प्लस y4 कितना है 100 माइनस 4 इंटू 25 माइनस 1 प्लस फिर क्या होगा y5 58 माइनस m कितना है 4 14 माइनस 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 80 माइनस 80 माइनस 1, ओ इसका स्क्वायर भी था ना, स्क्वायर 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 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है प्लस 60 माइनस 15 for the 60 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 60 माइनस 64 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा, देखते हैं 100 माइनस 25 इंटू 4 100 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 58 माइनस 14 4 जा 56 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या क्या आ जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाना है 1 प्लस इस दोनों का भी कट जाना है 1 प्लस 60 माइनस 64 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसको भी कट जाना, इधर ये 100 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 58 माइनस 56 2 आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 25 क्या हो जाएगा 29, बस आ गया आंसर। थोड़ा प्रोसेस लंबा लगा है, पर इतना कीजिएगा तब 4 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स के लिए इतना तो बनता है। ओके देन आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, a bird is flying along the straight line 2y minus 6x equal to 6. After some time an aeroplane also follows the straight line path with a slope of 2 and passes through the point 4,8. हमारे बर्ड का जो था वो इक्वेशन ये था, let alpha beta be the point where the bird and aeroplane can collide. अच्छा अल्फा बीटा पे दोनों ना कोलाइड कर रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता करना है। तो देखें तो सबसे पहले बर्ड का जो हमारा इक्वेशन दे रखा है वो क्या है 2y माइनस 6x इक्वल टू 6, देन हमारे प्लेन का इक्वेशन हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, इसके लिए डाटा दे रखा है, प्लेन का इक्वेशन के लिए मैंने कुछ स्लोप दे रखा है 2 और पॉइंट दे रखा है 4,8, तो हम सबसे इजी वाला इक्वेशन चुनेंगे ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे को m तो दे रखा है 2x प्लस सी निकालना है, तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है ना x 4,8 को हम कैसे लिखते हैं
एक्स कोमा वाई, इसको पुट कर देंगे इसमें, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई की जगह 8 इक्वल टू 2 × 4 प्लस सी, तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा 0। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा वाई इक्वल टू 2 × x 2x, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। हमारे ये बर्ड का इक्वेशन था और ये हमारे प्लेन का इक्वेशन है। तो अब क्या कर रहा है, लेट अल्फा बीटा बी द पॉइंट वेयर बर्ड एंड प्लेन कोलाइड, यानी कि ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं कि ये जो हमारा बर्ड था ना वो ऐसे ऐसे चल रहा था इस स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, और हमारा जो प्लेन जो था वो कैसे चल रहा था, वो ऐसे करके कुछ चल रहा था। बस ऐसे मान लीजिए इसे चल नहीं रहा है, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो वो अलग सा आएगा, बस यहाँ पे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे से चल रहा था और एक जगह पे जाके भिड़ गया इससे, तो हमें वो कोऑर्डिनेट बताना है कि जहाँ पे ये दोनों टकराया होगा। तो टकराया होगा यानी कि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि ये दोनों वहाँ पे जहाँ पे टकराएंगे उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो उसे कैसे सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसका इसका एक कोऑर्डिनेट और इसका एक कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको भी अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 + 6x। तो यहाँ पे इसको ऊपर लिख देती हूँ, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे सबको तो क्या होगा 3x + 3, और हमारा ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना कहीं पे जाकर दोनों का इक्वेशन इक्वल होगा। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, y की जगह रखेंगे 2x इक्वल टू 3x + 3, तो यहाँ से x को इधर ले जाएंगे, 2x - 3x इक्वल टू 3, तो -x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो फिर हमारा y क्या आ जाएगा, इसी x के वैल्यू को जब हम इसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × -3 इक्वल टू -6। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ पे देखते हैं x, y हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया है -3, -6, यानी ये अल्फ़ा बीटा वो पॉइंट था, ये इसको अल्फ़ा लिखना चाहिए था, छोड़ दें, यहाँ पे x, y लिखे, ये अल्फ़ा बीटा के बराबर है। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, यानी कि -3 प्लस -6 इक्वल टू -3 - 6 इक्वल टू -9, आंसर बस इतना ही था। तो अब आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन ही बाकी है, बस 2 क्वेश्चन और होगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं जल्दी जल्दी ये सारा क्वेश्चन। कंसीडर, अब ये सारा कॉम्प्रीहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि एक मेरे को सेट दे रखा होगा, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तो देखते हैं, कंसीडर अ सेट एस, एस एक सेट है, इसे ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर ए जो हमारा लेस देन इक्वल टू 18 है। तो अगर हम इसको एस को देखें तो एस में कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 से लेके 18 तक जाएगा। Let R1 and R2 are the relation on S cross S defined as R1 का x, y belongs to x, y belongs to S, y equal to 2x, यानी R1 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और R2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। Find the cardinality of the given set as सब क्वेश्चन। तो मेरे को कार्डिनैलिटी पता करना है, तो उसके लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि R1 में कितने एलिमेंट हैं, R2 में कितने एलिमेंट हैं। तो चलिए पता करते हैं। तो R1 का क्या डाटा दे रखा है, R1 में जो भी x और y आएगा वो क्या चीज़ फॉलो करेगा, y इक्वल टू 2x। और जो भी R1 में वैल्यू लेंगे ना वो कहाँ से आएगा, एस से लिया जाएगा, क्योंकि ये दे ही रखा है कि हमारा जो R1 किस पे डिफाइंड है, एस पे डिफाइंड है, यानी कि R1 में जो भी हम वैल्यू लेंगे ना वो एस सेट से लेंगे, और एस सेट में कितने वैल्यू आ रहे हैं, इतने ही वैल्यू आ रहे हैं, तो हम इतना ही वैल्यू में से लेंगे, आगे का वैल्यू कुछ भी नहीं लेंगे, ये याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम x को 1 लेते हैं तो R1 देखते हैं क्या क्या आएगा। अगर हम x को 0 लेते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट है ना, तो हम अगर x को 0 लें, चेंज कर लेते हैं कलर, अगर हम x को 0 लेते हैं
तो हमारा x को 0 लिए, तो y क्या आएगा, 2 इंटू 0 0। फिर अगर हम x को 1 लेते हैं, 1, x को 1 लिए तो y कितना आएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। x को 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, यहाँ पे रखेंगे ना, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। वैसे ही फिर हम लेंगे x को 3, तो 3 इंटू y क्या आ जाएगा 6। फिर लेंगे 4 तो आएगा 8। ऐसे करते 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 कितना आएगा, आप सोच रहे हैं क्या कि हम ले लेते हैं 18 और तो आ जाएगा 36, बट वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमें जो भी एक्स वाई लेना है वो इसमें आना चाहिए एस में, और 36 एस में नहीं आता है। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि डबल करना है, तो यानी कि अगर हम x को 9 ले लें तो हमारा जो y आएगा कितना आएगा 18 आएगा। बस यहीं तक एलिमेंट रहेगा, इसके आगे एलिमेंट नहीं जाएगा। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ऐसे फ्लो फ्लो में आगे नहीं बढ़ना है। फिर अगर हम R2 लें, R2 क्या है, R2 का जो कंडीशन दे रखा है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर हम x को लेते हैं 0 तो y क्या होगा, y होगा हम उस x को स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। अगर हम लेते हैं 1 तो फिर y मतलब x को हम 1 लिए तो y क्या होगा x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। फिर हम क्या लेते हैं, x को हम लेते हैं 2 तो y कितना आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिर हम लेंगे 3 x को तो क्या होगा 9 y आएगा। फिर हम लेंगे 4 तो y क्या होगा 16। फिर लेंगे हम 5 तो आएगा 25। और आप इसे करते रह जाइएगा, नहीं ये नहीं करना है, फिर से याद रखना है कि ये एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 25 हमारे ऐसे सेट में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो R2 होगा बस यहीं तक आएगा, ये 5,25 नहीं आएगा। तो देखते हैं, तो हमें हमसे क्या पूछ रखा है कि कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इन सब क्वेश्चन। तो 11 नंबर में R1 का कार्डिनलिटी बताना है कि R1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ऐसे गिनिएगा, कोई नॉर्मल होगा तो ऐसे मतलब अगर किसी ने उतने अच्छे से मैथ नहीं पढ़ा है, आई एम नॉट जोकिंग, अगर आपने नहीं पढ़ा है उतने अच्छे से मैथ तो ठीक है हम आपको सिखा देते हैं, नो वरी। देन कोई ऐसे नॉर्मल बच्चा को ऐसे कैसे गिनेगा 1 2 3 ऐसे करके गिनेगा, लेकिन अगर अगर ये तो बहुत छोटा सा डाटा सेट है, अगर हमारा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो कैसे गिनते हैं। तो इसको गिनने का एक तरीका होता है, हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, एंड कहाँ पे हो रहा है 9। तो अगर हमें जानना है कि कितने नंबर आए हैं इस दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो सोचेगा कि 9 एलिमेंट है, नहीं 9 एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें ये एलिमेंट भी ले रहे हैं ये एलिमेंट भी ले रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम +1, तो कितना आ जाएगा 10। तो कितने एलिमेंट होंगे R1 में 10। अगर आपको नहीं समझ आया है ये वाला चीज़ तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैसे आता है। अगर हम दूसरे वीडियो बनाते हैं तो हम उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे काउंट करते हैं दो बहुत बड़ा डाटा सेट होगा। मान लीजिए कि हमें गिनना है कि अगर ये सही नहीं होता, ऐसा हमारा R1 होता और ये रहता 500 से लेके रहता कहाँ तक, मान ली 1081 ऐसे ऐसे कुछ होता, ठीक है 1081, इसके बीच में मेरे को नंबर गिनना रहता। तो कैसे गिनते हैं आप, ऐसे 1 1 1 1 करके गिनते नहीं गिनते ना। तो इसको गिनने का एक तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हाँ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर हमें गिनना है यहाँ पे 0 से लेके 9 तक का नंबर, तो आप हाथ पे भी गिन सकते हैं, ऐसे गिनेगा तो 9 माइनस 0 कीजिएगा तो क्या आएगा 9। उसमें हमें ये भी एलिमेंट ऐड करना है ये भी एलिमेंट ऐड करना है, दोनों एलिमेंट ऐड करना है तो +1 करके 10 एलिमेंट आएगा। R1 में 10 एलिमेंट है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है R1/R2 तो उसका मतलब ये होता है कि नहीं, अगर कोई सेट में R1/R2 लिख रखा है ना ऐसा सेट वाले क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये होता है कि R1/R2 इज जस्ट लाइक दैट R1 माइनस R2। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो सारा एलिमेंट हमको हटाना है जो कि R2 में, हमें R1 में से ना सारे R2 वाले एलिमेंट को हटाना है, यानी कि सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए। R1 में सिर्फ R1 का एलिमेंट होना चाहिए, R2 का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको।
तो R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, और R2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 0 1 1। तो हमें सबसे पहला सेम एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, ये 0 0 वाला, तो हम इस 0 0 वाले एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे। R1 में से है सब घटाना है, तो ये R1 में से ये वाला एलिमेंट हम कैंसिल कर देंगे। फिर क्या है, 1 1 नहीं है, सेम 2 4, ये दोनों सेम, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें से हम ये वाला एलिमेंट हटा देंगे। तो और भी देखते होगा, 3 9, ये 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है, यानी वो सारा एलिमेंट रिमूव हो चुका है जो कि R1 और R2 दोनों में था। यानी R1 माइनस R2 मतलब क्या हुआ, हमें R1 में से वो सारा एलिमेंट हटाना है जो कि R2 में है। R2 में ये एलिमेंट था, ये भी, ये इसमें भी था, ये एलिमेंट था 2 4, ये इसमें भी था, तो ये दोनों को हम हटा देंगे। अब R1 में कितना एलिमेंट बचेगा, पहले कितना था, 10 था, इसमें से हम 2 घटा दिए, तो कितना एलिमेंट बचा, 8। यानी R1 बाय R2 में कितना एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट होगा। बस इतना ही था ये। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 12 नंबर क्वेश्चन था, अब आएगा 13 14, बस ये दोनों क्वेश्चन है, उसके बाद फिर छुट्टी। फिर देखते हैं, कंसीडर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ला ला ब्ला 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 ब्ला, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पी एक्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट पी एक्स कैन हैव। तो डिग्री मतलब क्या होता है, हम सारे जो पावर है ना उसको ऐड कर देते हैं, वही हो जाता है डिग्री। तो कितना है, 8 5 और 3, 5 3 8 8 8 16, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 16। और मेरे को पता करना है कितने टर्निंग पॉइंट है, यानी कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो कर्व है वो ऐसे टर्न करेगा, ऐसे कोई कर्व नहीं होता है ना, ऐसे करके टर्न करता है, ये ये यूँ टर्न किया, तो ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट। ये एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ देखें, एक्स क्यूब का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे, ये टर्निंग पॉइंट हो रखा है इसका, ये टर्निंग पॉइंट हो रखा है। अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखें ऐसे है, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो मेरे को यही बताना है कि क्या क्या टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट होता है इसके रूट्स जो भी हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, ये देखें तो यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा -12। तो कितने टर्निंग पॉइंट हुए, 3 टर्निंग पॉइंट। दैट्स इट, खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन था। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और भी क्वेश्चन चाहिए तो हम ला सकते हैं, इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।